बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मखदूम अब्दुल जब्बार है और मैं रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। आज का हमारा मौजू है बीफ प्रोडक्शन। बीफ प्रोडक्शन की हिस्ट्री पाकिस्तान में तो वैसे तो बहुत तवील है। ये करीबन 1965 से ये एक्टिविटी शुरू हुई थी लाहौर कॉलेज वेटरनरी एनिमल साइंसेज में। डॉक्टर शनाइडर थे, उन्होंने इस काम को इब्तिदा किया। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ अदारों में इस पे काम होता रहा, जिसमें ख़ास तौर पे मेरे ख़्याल में सबसे नुमाया जो है वो बहादुर नगर फार्म LPRI बहादुर नगर उकाड़ा है। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, PRC, रख डेरा चाल, पत्तों की और बहुत सारे स्टेशन पे इस पे काम हुआ है और हर एक मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने दर्जा बदर्जा इसमें अपना रोल अदा किया है। लेकिन उस वक़्त ये काफ़ी अर्सा तक फार्मर्स में पॉपुलर नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि इस पर लागत ज़्यादा आती थी और इसके जानवरों की या गोश्त की आगे कीमत जो वो बहुत कम थी। ये करीबन 1995 या 6 जब बर्ड फ्लू आया था, उस वक्त फिर इसमें गोश्त की कीमतें अचानक बढ़ गई, तो फिर ये किस हद तक फिजिबल होना शुरू हो गया और लोग इसकी तरफ तवज्जो करने लग गए। अब जो ज़्यादा एक्टिविटी हैं ये पिछले 2 दहाइयों में हुई है और इसमें काफ़ी सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल होते गए। इसमें बहुत सारा रोल जो है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के तहत कट्टे या बछड़े पालने के लिए इंसेंटिव जो है वो उन्होंने दिया। फेडरल गवर्नमेंट पे भी दिया और पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया। तो कुछ उसकी वजह से कुछ वैसे थोड़ी सी एक्सटेंशन वर्क की वजह से लोग एक तरफ राग़िब होने शुरू हो गए हैं। अब तो माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग इसमें आ गए हैं, लेकिन अभी इसमें जैसा तक गवर्नमेंट के अदारों ने काम किया है वो इसके प्रोडक्शन की हद तक ही है। यानी कि जानवर कौन से लिए जाएँ, उसमें क्या खिलाया जाए, क्या एक्सपेक्टेड वज़न आएगा, लेकिन उससे आगे जो उसकी मार्केटिंग है या उसके आगे फार्मर को जो पैसे मिल रहे हैं या उसमें बेचना है, उसका अभी तक खातिर खा इंतज़ाम होना बाकी है। मैं मुख्तसर तौर पे फार्मर हज़रात के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ये फरवा करने का सिस्टम कैसा है, सबसे पहले क्या करना चाहिए और उसके बाद दर्जे बदर्जे उसमें क्या इक़दाम होने चाहिए। सबसे पहले हम सवाल पैदा होता है कि हम कौन सी ब्रीड इस्तेमाल करें, ये कौन सी नस्ल जो है वो लें। तो इसके लिए हमने ये तजर्बात किए हैं और इससे पता चला है कि हमारी लोकल जितनी ब्रीड्स हैं, चाहे उसमें साहिवाल है, चोलिस्तानी है, क्रॉसब्रीड काव्स हैं, भैंसों के कटड़े हैं या और दूसरे नॉन डिस्क्रिप्ट एनिमल्स हैं, इनको अगर फैटन किया जाए तो उनकी तकरीबन इस्तेताद या उसकी प्रोडक्शन पोटेंशियल एक जैसा ही है। तो हम कोई भी अपनी जो इसमें ब्रीड अवेलेबल है पाकिस्तान में वो सेलेक्ट करके उसको उसकी फैटनिंग शुरू कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल पैदा होता है कि इसके लिए कौन सी एज जो है मुनासिब है। हमने देखा है कि सबसे जो फिजिबल है, अगरचे जितना जानवर छोटा होगा और उसको फैटनिंग शुरू करें तो उसमें फीड एफिशिएंसी बेहतर आती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बछड़े और कट्टे वगैरह ज़्यादा माओं के नीचे जाते हैं दूध दोने के लिए, उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए वो छोटी उम्र में अवेलेबल नहीं होते। तो मुनासिब यही है कि हम 1 साल से 15 माह तक यानी 12 माह से 15 माह के जो बछड़े होते हैं जिनका वज़न करीब 100 से 125 kg होता है, वो हम हासिल करें और उनको फैटनिंग के लिए इस्तेमाल करें। जब हम जानवर मंडी से ख़रीद के फार्म पे ले आते हैं तो सबसे पहले उनकी वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं करनी होती, सिर्फ फुट एंड माउथ और HS, ये 2 वैक्सीन है जो कि हम करते हैं और फिर उसकी डिवर्मिंग करते हैं ताकि उनके अंदर जो कीड़े वगैरह हैं वो खुराक जो है वो ज़ाया ना करें। तो उसके बाद फिर हम उनकी फीडिंग शुरू कर देते हैं। फीडिंग के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीके इसके, एक तो है कि जो आम कन्वेंशनल तरीके से जो गाँव लेवल पे जो इस हो रहा है वो ये है कि हम फाडर देते हैं उनको और साथ कंसनट्रेट राशन देते हैं, वंडा वगैरह देते हैं। फाडर कितना देना चाहिए? 10% ऑफ बॉडी वेट, यानी अगर 100 kg का है बछड़ा है तो उसको 10 kg ज़रूर कम से कम फाडर देना चाहिए। और फाडर जौन से भी मौसम का हो, अगर गर्मियों का है तो वो ऐसा से कुतर के उसको दे देना चाहिए
और अगर सर्दियों का है तो डेफिनेटली उसमें यानी बरसीम वगैरह है तो उसमें थोड़ी सी तूड़ी मिला के उनको दें ताकि उसके डायरिया वगैरह ना हो। उसके बाद दूसरा उसके साथ साथ उसके बॉडी के 1% ऑफ बॉडी वेट, यानी अगर 100 के जी था तो 1 kg राशन जो कंसनट्रेट राशन है फैटनिंग वाला, वो उसको देना चाहिए। और ये ग्रेजुअली उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि नॉर्मल जो बछड़े आते हैं वो राशन के आदी नहीं होते तो उनमें डायरिया वगैरह हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसको राशन साथ खिलाना चाहिए। और फिर जब पूरा खाना शुरू कर दे तो उसकी पूरी डोज उसको देनी चाहिए। तो इसके साथ ये 3 से 3.5 महीने या 4 महीने का ये प्रोसेस है। तो इसमें जो 100 से या 125 kg का बछड़ा होता है वो करीब 250 से 300 kg वज़न गेन कर लेता है, और ये काफ़ी हद तक मुनासिब वज़न है मार्केटिंग के लिए। तो इनको आप स्लॉटर हाउस में भी दे सकते हैं और लोकल कसाइयों को भी दे सकते हैं लोकल मार्केट में। जहाँ तक है इसकी एक और आजकल बहुत सारा पॉइंट अंडर डिस्कशन है कि इसकी ब्रीड जो है हमारे यहाँ जो वेट गेन होता है इस सिस्टम पे वो करीबन 800 ग्राम रोज़ाना का होता है। तो बाहर की ब्रीड जो बीफ ब्रीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा वज़न हासिल करती हैं। हमने एक ट्रायल किया था बहादुरनगर में, जिसमें सिमेंटाल एक जर्मनी की ब्रीड है बीफ की, उसको सीमन साइवल में रख के चोलसानी में रख के तो उसके बछड़े लिए और उनको फिर स्टडी किया कि वो उसका ग्रोथ रेट फीड एफिशिएंसी कितनी है। तो जहाँ हमारा 800 ग्राम या 1 kg आता है वहाँ उनका 1700 ग्राम रोज़ाना वज़न हासिल होता है और फीड एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और फिर अगर हम उसकी कारकस देखें, मीट उसमें कितना निकलता है, तो हमारे जो जानवर हैं अगर अनफैटेंड हों, ऐसे बाहर से बछड़े वगैरह लाएँ तो उस वक्त तो उनकी कारकस परसेंटेज 42% होती है। लेकिन अगर उनको फैटन किया जाए तो आसानी से 52% उसकी यानी सही वाला गोश्त जो है वो 52% निकलता है, जो कि स्लॉटर हाउस वाले लेते हैं। लेकिन यही अगर हम करें बीफ वाले जो बछड़े हैं क्रॉस ब्रीड उनका करें तो उनमें करीबन 57% होता है, 57% है। तो इसका मतलब है कि बाहर की जो बीफ ब्रीड्स हैं वो बीफ प्रोडक्शन के लिए बहुत मुनासिब हैं। अब यह है कि अब ये काफ़ी हद तक ब्रीडिंग अथॉरिटी हमारे बने हुए है जो डिसाइड करती है कि हमें किन ब्रीड्स पे या किन नस्लों पे काम करना है। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाकी भी ब्रीड की बजाय ब्राह्मण बाहर से मंगवा लिया जाए जो कि साउथ अमेरिका में हैं, अर्जेंटीना वगैरह में। तो वो चूँकि गया इधर से, वो जानवर इधर से गया है तो वापस आएगा तो हमारे हालात में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म का डिसीजन लेने से पहले हमारी गवर्नमेंट को एक थारो स्टडी करनी चाहिए। हमारे बहुत सारे ट्रायल जो मुख्तलिफ एंगल्स, हरीफोर्ड, शार्ले, मुख्तलिफ बीफ ब्रीड से हमारे यानी क्रॉसिंग किए हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी हुई है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने लेवल पे इन सभी जानवरों की जो परफॉर्मेंस है उनका जायज़ा ले, और अगर ये वाकई अच्छी है, दूसरे हमारे लोकल जानवर से अच्छी है और ये वो जानवर सर्वाइव करता है यहाँ पे, तो हमें क्रॉस ब्रीडिंग की फार्मर्स को इजाज़त दे देनी चाहिए। और इसमें ये फिर पता चल जाएगा कि ब्राह्मण बेहतर है या एंगस बेहतर है या कौन शार्ले वगैरह या कौन से बेहतर है। तो ये तो थोड़ा सा यानी आजकल फार्मर बहुत सारे कन्फ्यूजन के हालत में हैं, और हमारे गवर्नमेंट एजेंसियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको गाइड करें और सारा जायज़ा लें और उसका करें। अच्छा, ये तो दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि हम फार्मर को कह के या फार्मर के साथ मिल के बीफ प्रोडक्शन या उसके जानवर मोटे तो कर लेते हैं, अगला मरहला उनका बेचने का होता है। इसमें हम कोई खातर खा गवर्नमेंट के अदारे या दूसरे जो हैं वो खातर खा रहनुमाई नहीं कर पाते, क्योंकि एक पूरी सप्लाई चेन जो है वो हमने अभी तक डेवलप नहीं की कि जानवर कहाँ से लें, ठीक है फार्मर के पास आ गए, उसके बाद फैट होने के बाद फिर कहाँ जाएं, फिर आगे स्लॉटर उसमें कैसे जाएं, और फिर आगे एक्सपोर्ट कैसे हों। तो ये सारे लवाजमात जो हैं अभी तक ये सप्लाई चेन जो है डेवलप करनी चाहिए, और हर स्टेज पे फार्मर को रहनुमाई हासिल होनी चाहिए। इसके लिए मैं बड़े स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि नो डाउट सारी प्रोग्रेस जो यानी जब ये मैसेज पहुँचता है फार्मर तक तो वो
कॉरपोरेट फार्मर्स जो हैं या मीडियम या स्मॉल फार्मर वो उसको टेकअप कर लेते हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए मुसलसल एक बैग पे एक इंफॉर्मेशन डेवलप करती रहे और फार्मर तक पहुँचाती रहे, ताकि डे टू डे उनके मसाइल हल होते रहें। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक मीट रिसर्च सेंटर यहाँ पे पंजाब में बनना चाहिए, जो कि जिसमें ना सिर्फ ब्रीडिंग हो बल्कि न्यूट्रिशन हो, उसमें फिर उसके बाद मार्केटिंग हो, फिर बीफ की क्वालिटी की एवेल्यूएशन हो, और उसमें फिर उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नॉर्म्स आते हैं, मुख्तलिफ एक्रीडेशन होती है, सर्टिफिकेशन होती है, वो सिस्टम उस इंस्टीट्यूट में हो। और ख़ास एक और चीज़ जो बहुत सारी माने आ रही है वो ये है कि हमारे बहुत सारे फुट एंड माउथ और दूसरी वबाई अमराज हैं, जिसकी वजह से हम अपना मीट बहुत सारे ममालिक को अभी तक नहीं भेज पा रहे। तो इस एस्पेक्ट पे भी बहुत स्ट्रांगली हमें कदम उठाना चाहिए। तो ये ना सिर्फ रिसर्च सेंटर बने मीट का, और बल्कि ये फिर इसके जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ इस पे कंट्रोल हो, ये मतलब वो इसके इलाके बने, रीजन बने जहाँ के ये डिज़ीज़ फ्री जोन बने, जो ताकि हमारा मीट जो है बाहर जा सके। इसके लिए एक और हमारे इनहेरेंट एक प्रॉब्लम है कि हम इधर उधर से लोगों को पकड़ के ट्रेन कर देते हैं, जब वापस आते हैं फिर वो अपने डिपार्टमेंट को चल जाते हैं। नहीं, बल्कि ये एक पूरा प्रोजेक्ट बनना चाहिए और उसके तहत ये इंस्टीट्यूट बने या सेंटर बने, और उसमें जो भी लोग आने वाले हैं वो बाहर से ट्रेंड होके आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसकी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो वो अगर आएंगे और एक बैग पे पूरी इंफॉर्मेशन डेवलप हो रही है, रिसर्च हो रही होगी अप्लाइड हालात में, बाहर की इंफॉर्मेशन जो यहाँ हम यूज़ कर रहे होंगे, तो आई थिंक इस तरीके से हमारे जो है मीट प्रोडक्शन या बीफ प्रोडक्शन में एक मोमेंटम गेन करेगा, और फार्मर को भी फ़ायदा होगा, और हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और लोकल मार्केट में भी अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो बीफ अवेलेबल हो जाएगा। तो इस समराइज़ करते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें जस्ट फॉर द गाइडेंस ऑफ फार्मर, जो उन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया, उनके लिए है कि हम कट्टे या बछड़े कोई भी हम नस्ल ले सकते हैं, उनको 1 साल की हो, उनको फिर फीड कंसंट्रेट राशन या जो फाडर वो दे सकते हैं, दे के तो उनको 4 महीने वो उसको फैटन करें, और फिर हम आगे जो भी है स्लाटर हाउसेस बाहर एक्सपोर्ट वाले उनको बेच दें या लोकल मार्केट में बेचें। और सबसे आखिर जो मैंने रिकमेंडेशन दिया है कि हमारे यहाँ एक पंजाब लेवल पे एक रिसर्च सेंटर का कायम होना चाहिए, ताकि लोगों को की मुसलसल थ्रू आउट जो है हर एस्पेक्ट पे रहनुमाई उनको मुहैया होती रहे।